साल था 2006 जब भारत में विदेशी ब्रांड का बोलबाला था, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे घी हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे साबुन हो। और एक दिन हरिद्वार से उठी लहर ने पूरे एफएमसीजी सेक्टर को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पतंजलि ब्रांड की। पतंजलि आयुर्वेद एक भारतीय कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक, हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, घी, जूस और दवाइयाँ। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को विदेशी प्रोडक्ट से मुक्त कराना। पतंजलि खुद को स्वदेशी ब्रांड कहता है क्योंकि यह भारतीय कच्चा माल का इस्तेमाल करता है। यह सीधे किसानों से कच्चा माल खरीदता है और भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं को देखते हुए ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाती है। इसकी शुरुआत 2006 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने किया था। उन्होंने देखा कि विदेशी कंपनियां भारत में अरबों रुपये कमा रही है, जबकि भारत के पास हजारों साल पुराना आयुर्वेद और देसी ज्ञान है। उसका एक तरफ से मतलब ये भी था कि विदेशी एफएमसीजी ब्रांड को टक्कर देना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पहला भारत को आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा देसी प्रोडक्टों को बढ़ावा देना और तीसरा आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना। और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया, स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ। शुरुआती कुछ सालों तक यह दवाई और जूस तक ही सीमित था, लेकिन 2011 के बाद रामदेव का प्रभाव और योग की लोकप्रियता के कारण ब्रांड ने रफ्तार पकड़ ली। साल 2014 से 2016 के बीच पतंजलि का टर्नओवर 2000 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ तक पहुंच गई और आज के टाइम में पतंजलि की 30 से ज़्यादा मेगा प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे हरिद्वार, नागपुर, असम और नोएडा। और इन्होंने अब नेपाल, अमेरिका, यूके समेत कई देशों में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना? पहला तो इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कमाल की थी। इन्होंने क्या किया, पहला बाबा रामदेव ने कोई पेड सेलिब्रिटी नहीं बुलाए, खुद ही ब्रांड बने। दूसरा, योग शिविर और टीवी प्रोग्राम के माध्यम से ये करोड़ों लोगों तक पहुंच गए, जिससे इसका कस्टमर भी बनते गया। तीसरा, इन्होंने विदेशी प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाते हैं जैसे इमोशनल मैसेज लोगों तक पहुंचाने लगे। दूसरा तो इसके प्रोडक्ट की प्राइसिंग रणनीति अच्छी थी। इन्होंने डाबर, कोलगेट, HUL जैसे बड़े बड़े ब्रांड से 20 से 30% तक अपने प्रोडक्ट का सस्ते दाम रखा और इन्होंने हाई क्वालिटी एट लो प्राइस जैसे मॉडल पर भी काम किया। तीसरा तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा था। इन्होंने खुद का अपना रिटेल मॉडल जैसे पतंजलि चिकित्सालय और मेगा स्टोर्स बनाए। इसके अलावा मॉडर्न ट्रेड, ई-कॉमर्स और किराना स्टोर्स पर अपना नेटवर्क बनाते गया, जिससे इसका कस्टमर बनते गया और प्रोडक्ट भी डिमांड बढ़ती गई। चौथा तो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना शुरू किया है। पतंजलि ने न सिर्फ टूथपेस्ट और दवाई तक ही अपने प्रोडक्ट को सीमित नहीं रखा, इन्होंने पतंजलि घी, एलोवेरा, आटा, पतंजलि नूडल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और पतंजलि परिधान पर भी ध्यान देना शुरू किया और अपने प्रोडक्ट्स को और बढ़ाते गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इन्होंने बहुत सारी चुनौतियां और विवादों का सामना किया। पहला तो इसकी मिसलीडिंग एड्स, कई बार इसके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के दावों पर सवाल उठे और 2024 में FSSAI और IMA से विवाद हुआ, जिससे बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर बयान दिया। दूसरा तो इसकी क्वालिटी पर सवाल उठे। कई राज्यों में पतंजलि नूडल्स और जूस की क्वालिटी पर बैन लगा दिया गया। और तीसरी और सबसे बड़ी इसकी चुनौती कि मार्केट में कई कॉम्पिटिटर्स आ गए थे, जैसे डाबर और HUL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी। इन्होंने कई चुनौतियां और विवादों का सामना किया, तब जाके आज FMCG सेक्टर में कदम रख पाई है। अगर आपको और इसे केस स्टडी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।